बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटे मैं अपने चौथे वन शॉर्ट लेक्चर के साथ जो कि हमारा टॉपिक चैप्टर है दैट इज हेलो एल्केन, यानी जिसे आप अल्काइल हैलाइड हम आगे आके इसको कैटेगराइज करेंगे। अच्छा बेटे हम इसको स्टार्ट करने लगे हैं और इसमें बेसिकली जो है वो पूरे चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट चीजें उन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाएगा। बेटे पास्ट पेपर का एनालिसिस आपको नजर आ रहा होगा, मुझे ये इसके 43 क्वेश्चंस इसके मिले हैं इस पूरे चैप्टर के, राइट। अच्छा बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड को, कि अल्काइल हैलाइड की क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि लाइन लिखी हुई है कि हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड, या जिन्हें हम आईयूपीएकली हेलो एल्केन कहते हैं। बेटे ऑन द बेसिस ऑफ हेलो ग्रुप, ये पहले मैं क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ हेलो ग्रुप। बेटे हेलो एल्केन हमारे पास मोनो हेलो एल्केन होते हैं, डाई हेलो एल्केन होते हैं, पॉली हेलो एल्केन होते हैं। बेटे याद रखिएगा मोनो हेलो एल्केन कौन से होंगे, दे आर आर और ये एक्स होगा। बेटे डाई हेलो एल्केन क्या होंगे, ये हमारे पास दो तरह के होंगे। वो दो तरह के कैसे कि आप दो कार्बन की चेन ले लो और बेटे एक आप लोग बना लो विसिनल, और बेटे आप दो कार्बन की चेन लेके और एक आप लोग क्या बना लो, दिस इज कॉल्ड एज द जेमिनल। ये हमारा विसिनल, ये हमारा जेमिनल है। और बेटे पॉली हेलो एल्केन के अंदर बहुत सारे हमारे पास हेलो एल्केन हेलो ग्रुप आ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास क्लोरोफॉर्म आ गया। बेटे आप जानते हैं कि जो मोनो हेलो एल्केन होते हैं दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड। हम इनको क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड एज द एल्काइल हैलाइड। हम इनको एल्काइल हैलाइड कहेंगे, राइट। अच्छा बेटे यहाँ पे याद रखने आपने फॉर्मूलाज भी याद रखने कि जो हमारा मोनो हेलो एल्केन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n प्लस 2 और ये आ जाएगा बेटे X आ जाएगा। ये इनके लिए जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 1 और ये X आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा CnH2n और -1 और ये बेटे यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे X2 लिखना है और यहाँ X3 लिखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये आपके पास फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तो दीज आर द जनरल फॉर्म्स। अच्छा बेटे अब बेटे हेलो एल्केन है ना, मैंने इस हेलो एल्केन को हम लोगों ने फर्दर क्लासिफाई करना है और हेलो एल्केन में पहले ऑन द बेसिस ऑफ मैंने किसकी क्लासिफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ हेलो ग्रुप। अब मैं जो क्लासिफिकेशन कर रहा हूं ये किसकी बेस पे कर रहा हूं, द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन टू व्हिच हैलोजन एटम इज अटैच्ड इन अल्काइल हैलाइड। इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। आइए बेटे इसकी बेस पे क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़नी है तो बेटे आपके पास तीन, देखो मैंने आपके पास तीन तरह के कार्बन की नेचर होती है, sp3 sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। बेटे sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आगे फर्दर तीन तरह का हो सकता है। बेटे तीन तरह का कौन सा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बेटे मुझे बार-बार ये बातें बताने की जरूरत नहीं कि जिस कार्बन के साथ हेलो ग्रुप अटैच है वो फर्दर एक कार्बन से अटैच हो वो प्राइमरी है, अगर वो दो कार्बन से अटैच है तो हम उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी, और अगर वो तीन कार्बन से वो कार्बन अटैच है तो हम उसे क्या कहेंगे, टर्शियरी कहेंगे। और बेटे याद रखिएगा कि यहाँ पे जो हमारा अटैच्ड कार्बन होता है ना, अटैच कार्बन, बेटे ये सिंगल बॉन्ड में रिप्रेजेंट कर रहा हूं H को, राइट। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है बेटे। दिस इज द कार्बन, ये जो कार्बन है ये हमारे कौन सी हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, क्योंकि इसके सराउंडिंग में चार एटम अटैच है तो बेटे sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, ठीक है। अच्छा बेटे एलिलिक हैलाइड कौन से होते हैं, एलिलिक हैलाइड क्या होता है कि आपके पास ये ब्यूटीन होते हैं ना, सॉरी ब्यूटीन कह रहा हूं, प्रोपीन में से एक H निकाल दो हमारा एलाइल बन जाता है। देखो बेटे ये आपके पास CH2 CH और ये CH3, दिस इज कॉल्ड एलाइल, इसको एलाइल कहेंगे। अब बेटे मैंने इसका जो ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है इससे H को निकाल दूं और यहां पे हेलो ग्रुप लगा दूं, दिस इज कॉल्ड एज द एलाइल हैलाइड। तो भाई वो कार्बन जो X से अटैच है दैट कार्बन वुड बी अ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बेटे बेंजिलिक हैलाइड कौन सा होगा, आपको पता है दिस ग्रुप इज कॉल्ड एज द, ये बेंजीन रिंग लेके ये CH2 ग्रुप, दिस इज कॉल्ड एज द बेंजाइल, और बेटे इसके साथ आप लोग क्या लगा दो, X लगा दो, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल हैलाइड। बेटे आपके पास कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा तो बेटे हम उनको देखते हैं कि उनको देखते हैं जिनमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। बेटे विनाइल हैलाइड, जब आप इथीन से एक H को माइनस करते हो तो बेटे मेरे पास क्या बनता है, विनाइल हैलाइड। आप ये देखिए CH2 और बेटे ये मैंने X लगा दिया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ विनाइल हैलाइड। इथीन CH2 तरह मैंने एक H को हटा के X लगा दिया। बेटे एराइल हैलाइड क्या होगा हमारे पास, कि आपके पास ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के बाहर बेटे आप लोगों ने हेलो ग्रुप लगा देना, दिस इज कॉल्ड एज द एराइल हैलाइड। क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, व्हाटएवर जो भी है। बेटे जब आपका कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, देखो एल्किनिल हैलाइड, बेटे एल्किनिल का मतलब है ट्रिपल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेटे आपके पास CH और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये आपके पास X आ गया। नाउ बेटे जिस कार्बन के साथ आपका X अटैच है, दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। जिस कार्बन के साथ X अटैच है, दिस इज द कार्बन दैट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड इट इज आल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
ये बेटे आप लोगों को ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन का पता होता है। बेटे यहाँ पे जल्दी से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अल्काइल हाइड के एग्जामिनर पूछते हैं कि जी जज करो यहाँ पे ये कौन सा अल्काइल हाइड है। तो बेटे याद कर लो, नोड बना के एक बात लिख लो। नोड बना के क्या बात लिखनी है बेटे, याद रखना ऑल द नियो स्लैश आइजो अल्काइल हेलाइड्स, ये क्या होते हैं, आर 1 डिग्री अल्काइल हेलाइड एक्सेप्ट याद रखना है, एक्सेप्ट आइसोप्रोपाइल हेलाइड जो है ना, ये हमारा क्या होता है, इट इज 2 डिग्री अल्काइल हेलाइड। बेटे एग्जामिनर जल्दी से पूछे आइसोब्यूटाइल हेलाइड कौन सा है, आपको फौरन जेहन में आ जाएगा, सर ने शॉर्टकट बताया आइसो, भाई वो आइसोब्यूटाइल प्राइमरी। एग्जामिनर कहता है नियोपेंटाइल कौन सा है, आपको फौरन जेहन में आ जाएगा प्राइमरी। एग्जामिनर कहता है न्यू हेक्साइल कौन सा है, फौरन प्राइमरी अल्काइल हाइड। जस्ट वन एक्सेप्शन याद रखनी, दैट इज आइसोप्रोपाइल हेलाइड, कि आइसोप्रोपाइल हाइड हमारा सेकेंडरी अल्काइल हाइड भी होता है। ये आइसोप्रोपाइल हाइड की एग्जांपल है, ये CH3 कर दूं मैं इसको, और बेटे ये सारे का सारा हमारा आइसोप्रोपाइल हेलाइड होगा। आइए बेटे, ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हमने अल्काइल हाइड देखने थे, मोनोहेलोकेन की प्रॉपर्टीज बेटे ये एग्जिस्ट नहीं करते नेचर के अंदर। अगर एग्जिस्ट नहीं करते तो हम इन्हें क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड सिंथेटिक कंपाउंड। इनको हम लोग RX से रिप्रेजेंट करते हैं। ये स्लाइटली पोलर होते हैं क्योंकि CX का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और वहां पे क्या एग्जिस्ट कर रही होती है बेटे, वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होता है। बेटे यहाँ पे CX बॉन्ड फॉर्म्ड होता है बाय द ओवरलैप sp3 एंड PZ ऑफ क्या नाम है, हेलो ग्रुप का PZ। क्योंकि आपको पता है, अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, और बेटे 2p के मैं ना ऑर्बिटल शो कर रहा हूं, 2px 2py और 2pz। बेटे 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। देखो 2pz इसका अनहाइब्रिडाइज था, सॉरी अनहाइब्रिडाइज कह रहा हूं, ये हाफ फिल्ड था, तो इसने क्या किया, sp3 से ओवरलैप किया। बेटे ये पोजीशन चेन और ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म भी शो करते हैं। बेटे आप मेरे पिछले वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर जो पहले पढ़ाया था वहां पे भी आप लोगों को याद होगा, हमने इसकी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को डिस्कस किया था। बेटे ये ऑयली इन नेचर होते हैं, अगर ऑयली है तो अंडरस्टूड है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होंगे क्योंकि आपको पता है वाटर इज मोर डेंसर देन दैट ऑफ ऑयल। बेटे बॉइलिंग पॉइंट का नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जा रहे हैं चेन लेंथ बढ़ती जा रही है। बेटे वो जो चेन लेंथ बढ़ेगी, उसके बढ़ने से क्या होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, जिससे बॉइलिंग पॉइंट क्या करेगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। बेटे बॉइलिंग पॉइंट का डायरेक्टली साइज ऑफ हेलो ग्रुप, आपके पास साइज ऑफ हेलो ग्रुप से इसका डायरेक्ट रिलेशन है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास मिथाइल है और बेटे ये आपके पास क्या कहते हैं इसको, मिथाइल फ्लोराइड है आपके पास, इसी तरीके से मैं आपसे कहता हूं ये आपके पास मिथाइल क्लोराइड है, और ये आपको कहता हूं मिथाइल जो है ना वो ब्रोमाइड है, और ये मिथाइल मैं आपसे कहता हूं आयोडाइड है। बेटे आपको पता है सब में अल्काइल ग्रुप सेम है, जिसका हेलो ग्रुप जितना बड़ा होगा बेटे, जितना साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होने से पोलराइजेबिलिटी उतनी ज्यादा होती है। बेटे जितनी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा हो, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आई होप सो कि बेटे अब तक ये जो सारी स्लाइड्स आपको बताई हैं आप लोगों को आइडिया हो गया होगा। ठीक है, ये विसिनल है, ये जैमिनल डाइहैलाइड है। ठीक है, हेलो ग्रुप की बेस पे और नेचर ऑफ कार्बन की बेस पे हमने इसको कैटेगराइज किया। अच्छा बेटे अब जल्दी से आइसोप्रोपाइल क्लोराइड किसकी एग्जांपल है, योर आंसर इज सर इट इज सेकेंडरी अल्काइल हाइड की, क्योंकि आप पीछे शॉर्ट टेक्निक से बात बता चुके हैं, राइट। अच्छा बेटे आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हाइड। बेटे फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात की जाए तो ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि बेटे जो RX होता है ना, RX, और यहाँ पे हमारे पास वाटर होता है, तो आपको पता है वाटर की अपने मॉलिक्यूल के साथ क्या मौजूद होती है, एक वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बेटे ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, और ये जो हमारा RX होता है ना, इस स्ट्रॉन्ग फोर्स को ब्रेक नहीं कर सकता, जिसकी वजह से ये वाटर के मॉलिक्यूल इसको सराउंड नहीं कर पाते, राइट। बहुत कम ये सोलुबलाइज होगा। दूसरी बात बेटे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, आपको पता है जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं उनके अंदर कौन सी फोर्स होती है, लंडन डिस्पर्शन फोर्स होती है। तो बेटे RX के मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस लंडन डिस्पर्शन फोर्स को ब्रेक कर सकते हैं, वो वीक होती है, जिससे इसके अंदर सोलुबलाइज हो जाते हैं। बेटे 18 कार्बन तक ये कलरलेस लिक्विड्स होते हैं, और 18 कार्बन से ऊपर चले जाओ तो दे आर कॉल्ड एज अ कलरलेस सॉलिड, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ता जाएगा बेटे आपको पता है कि चेन लेंथ बढ़ती जाएगी, उसके बढ़ने से लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, चेन्स क्लोज होना शुरू हो जाएंगी, जितनी चेन क्लोज होना शुरू हो जाएगी वो सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट हो जाएंगी। बेटे जितने भी छोटे अल्काइल आते हैं, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल फ्लोराइड एंड इथाइल क्लोराइड, ये सारी की सारी गैसेस हैं रूम टेंपरेचर पे, बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन। इनका एल्केन से बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्यों, क्योंकि एल्केन टोटली नॉन पोलर है, और बेटे आपको पता है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, पोलैरिटी मौजूद है। अगर इफ हैलोजन एटम इज सेम, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप बट डेंसिटी डिक्रीजेस। बेटे इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
इफ अल्काइल ग्रुप इज सेम, अगर अल्काइल ग्रुप सेम है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज इन द ऑर्डर, ये आपके पास इंक्रीज कर रहा है, ये बेटे आपके पास होगा R और ये Cl है। बेटे पहली बात, अगर हेलोजन एटम सेम है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा विद इंक्रीजिंग साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, बेटे डेंसिटी क्या करती जाएगी, डिक्रीज करती जाएगी। यानी इसने नीचे एग्जांपल भी दी होगी, जैसे अल्काइल, बल्कि पहले मैं आपको यही बात बताता हूं। देखिए बेटे आपको पता है कि जितनी चेन लेंथ बड़ी होती जाएगी ना, हमारा हेलो ग्रुप क्या होगा, हमारा हेलो ग्रुप क्या है बेटे, वो आपको पता है कि कार्बन के मुकाबले में, कार्बन हाइड्रोजन के मुकाबले में हमारे हेलोजन का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। बेटे इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आपके पास बड़े साइज का हेलोजन है और बड़े साइज के हेलोजन के अराउंड ना आपने कॉटन की रुई लगानी है। बेटे कॉटन की रुई लगाने का, कॉटन की रुई का मतलब ये है कि वो ना क्या नाम है, आपको पता है कॉटन का वेट बहुत कम होता है क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन का मास कम होता है। और आप लोगों को इस बात का पता है कि जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब ये है कि उनका मास कम है तो बेटे जिससे वॉल्यूम क्या हो जाएगा ज्यादा, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये इसकी एग्जांपल है। और दूसरी बात बेटे, ये बॉइलिंग पॉइंट वाली बात आपको ऑलरेडी पीछे बता चुका हूं। बेटे डेंसिटी अल्काइल क्लोराइड हैव लेस डेंसिटी देन वाटर, क्योंकि बेटे ये वाटर से लेस डेंसर होते हैं, जबकि हमारे अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड आर मोर डेंसर देन वाटर। बेटे अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल क्लोराइड्स की अगर बात की जाए तो बेटे अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल जो क्लोराइड्स होते हैं, इनकी अगर डेंसिटी की बात की जाए तो ये वाटर से लेस डेंसर है, क्योंकि आपको पता है कि ये साइज में ग्रुप बड़े हैं और कार्बन जो है ना, अल्काइल कार्बन वो साइज में छोटे होते हैं, जिससे क्या होता है कि बेटे वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, जिससे डेंसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो ज्यादा वॉल्यूम में वो जो है ना, वो क्या कहते हैं उसको, उसे कहते हैं कि स्पेस ऑक्युपाई कर रहे होते हैं। और बेटे इस तरीके से जो हमारे ब्रोमाइड्स और आयोडाइड्स हैं, दे आर लार्जर इन साइज, बेटे इनका मास ज्यादा है। बेटे जितना मास ज्यादा होगा उसकी वजह से क्या होगी, डेंसिटी क्या होती है, उतनी ज्यादा होती है। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। ये आपने एक आंसर करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैज द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। आप जानते हैं बेटे यहाँ पे एन ब्यूटाइल 4 कार्बन, आइसोब्यूटाइल, आइसोप्रोपाइल। बेटे आपको पता है प्रोपाइल के अंदर कार्बन चेन लेंथ छोटी है, और हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि इफ हेलोजन इज सेम वॉल्यूम इंक्रीज इन अल्काइल ग्रुप, तो बेटे ये दोनों तो छोटी अल्काइल है। बेटे इन दोनों में आपको पता है एन ब्यूटाइल का साइज बड़ा होगा, और आइसोब्यूटाइल हमारा ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, जो ब्रांच होते हैं वो ज्यादा सिमेट्रिक होते हैं, लेस सरफेस एरिया होते हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि बेटे ये सिमेट्रिक होते हैं, और सिमेट्रिक होने की वजह से क्या होता है, इनका लेस सरफेस एरिया होता है। जितना सरफेस एरिया कम होगा, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस कम होगी और बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। अच्छा आइए बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एड्स की तरफ चलते हैं। बेटे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल एड हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्कीन्स, फ्रॉम अल्कोहल्स, जबकि हमारे अल्काइल एड का बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन का फ्रॉम अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं। बेटे एल्कीन देखो, अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर, आप लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं एल्कीन वाले चैप्टर के अंदर, एलिफेटिक में मैंने बताया था। अल्ट्रावायलेट लाइट, हाई टेम्परेचर और सनलाइट आपके पास है, तो उससे हमारे पास ये बन जाते हैं अल्काइल लाइट। बेटे एल्कीन में आप HX को ऐड करते हो, यानी आप कह सकते हो हाइड्रोहेलोजिनेशन करेंगे, तो बेटे आपको पता है ये अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, मार्कनिकव रूल होगा, H इसके पास चला जाएगा, X उसके पास चला जाएगा। अल्कोहल में बेटे हम लोग ना HCl लेते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड, बेटे आपको पता है कि हमारा जिंक क्लोराइड जो है ना, जिंक क्लोराइड एक्ट एज अ कैटलिस्ट, ये कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। पायरिडीन हमारी किसके तौर पे कर रही होती है, इट एक्ट एज अ बेस, जो कि क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है किसको बेटे, जो आपके पास HCl बनता है उसको। अच्छा यहाँ पे पायरिडीन की सच जरूरत नहीं है आपको, बेटे यहाँ पे पायरिडीन की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें जिंक क्लोराइड और HCl चाहिए होता है, ये लुकस रेजेंट भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका एथेनॉल किसमें कन्वर्ट हो गया, देखो इथाइल क्लोराइड के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अच्छा बेटे इसी तरीके से आप ये देखें कि मैंने PbR3 लिया, बेटे इसको आप यूं भी लिख सकते हैं P और प्लस Br2, अगर एग्जामिनर यूं लिख के दे दे, यही मतलब है इसका। तो बेटे इस एथेनॉल से मेरे पास इथाइल हाइड बना, फास्फोरस एसिड आ गया। बेटे इस एथेनॉल PCl5 से मेरे पास इथाइल क्लोराइड PuCl3 और HCl आपके पास बन गया अल्कोहल्स के अंदर। अच्छा बेटे एक आप लोगों ने इसका मेथड पढ़ा, दैट इज रिलेटेड टू थायोनाइल क्लोराइड। बेटे थायोनाइल क्लोराइड आपको याद होगा कि हम यहाँ पे SOCl2 लेते थे, यहाँ पर बेटे पायरिडीन बेस आएगी, और ये जो पायरिडीन बेस होती है ये क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी जो हाइड्रोजन गैस यहां से आउट होगी ना, एसिडिक गैस, और यहां पे क्या होगा बेटे, आपके पास इथाइल क्लोराइड ही बनेगा, SO2 गैस निकलेगी, HCl गैस यहां से इवॉल्व होगी, और बेटे इस तरीके से क्या होगा, ये काम होगा आपसे।
और ये HCl आ गया। अच्छा बेटे, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वाली बात क्या है, एग्जामिनर पूछे अल्कोहल्स में, अगर एग्जामिनर पूछे ना एल्केन एल्कीन अल्कोहल में बेस्ट किसकी प्रिपरेशन को मेथड कौन सा है, तो अल्कोहल्स। अगर एग्जामिनर पूछे अल्कोहल्स में बेस्ट मेथड कौन है, तो बेटे याद रखिएगा दिस वन इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अच्छा, अगर एग्जामिनर यहां से पूछे कि भाई कौन सा यहां पे ऐसा रिएजेंट है दैट इज यूज्ड टू टेस्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर अल्कोहल, तो बेटे याद रखिएगा PCl5 ये रिएजेंट है जो कि हमें क्या करता है, अल्कोहल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो फ्रॉम ईथर्स। आप इसको अल्कोहल को ईथर से डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि PCl5। अब बेटे यहां पे क्या होता है कि जो HCl होता है कैसे डिस्टिंग्विश होता है, अगर वो अल्कोहल होगा तो HCl क्या करेगा, ये बेंस फ्यूम्स बना देगा। इस फ्यूम से कंफर्म हो जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या मौजूद है, अल्कोहल मौजूद है। अच्छा बेटे, अगर एग्जामिनर पूछे बेटे आपके पास ये वाला A ऑप्शन है, ये वाला B ऑप्शन है, ये वाला C ऑप्शन है एंड D आप लोग नन कर लो, D में नन कर लेता हूं। अगर आपसे पूछे कौन सा ऐसा रिएजेंट है जिसका 1 मोल हमें मैक्सिमम यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है, तो बेटे देखो इसका 1 मोल मुझे 1 मोल ही प्रोडक्ट दे रहा है, इसका भी 1 मोल मुझे 1 मोल प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन इसका 1 मोल मुझे 3 मोल प्रोडक्ट दे रहा है। सो बेटे PBr3 वुड बी द राइट आंसर। बेटे इसी तरीके से हैलोजन एक्सचेंज मेथड जो है ना, हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अल्काइल हाइड्राइड को डायरेक्ट प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम सोडियम कोई भी सॉल्ट लेके, सोडियम के साथ सॉल्ट लेके फिर हम लोग क्या करते हैं, अल्काइल हाइड्राइड को प्रिपेयर करते हैं। ये बेटे जल्दी से, अल्काइल कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द हैलोजिनेशन ऑफ, किसकी हैलोजिनेशन करवाई जाए, एल्केन की हैलोजिनेशन करवाई जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए बेटे स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड की बात की जाए तो स्ट्रक्चर ऑफ रिएक्टिविटी में कार्बन एटम किससे बॉन्ड है, हैलोजन, जो कि क्या होता है हमारा sp3 हाइब्रिडाइज होता है, कार्बन भी sp3 हमारा, हैलोजन भी sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं। आपको पता है कि बेटे इसके पास 3 लोन पेयर है, एक सराउंडिंग एटम है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। हेलोजन एटम बेटे क्लोरीन कंटेन 1 हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, चाहे क्लोरीन है, चाहे फ्लोरीन है, चाहे ब्रोमीन है, चाहे आयोडीन, सबके लिए। द C सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द हेड टू हेड ओवरलैप। बेटे ये हेड टू हेड ओवरलैप से बनता है, बिल्कुल ठीक है। 1 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1 हाफ p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। पीछे भी आप पढ़ के आ चुके हैं। The CH sigma bond is formed by the head-to-head overlap of किस-किसका, 1 sp3 overlap of hybrid orbital of carbon and 1 half sp orbital of hydrogen। बेटे आप ये देखिए, उसने एक कार्बन हाइड्रोजन के लिहाज से सिग्मा बॉन्ड बताया, एक उसने कार्बन CX के लिहाज से 2 पॉइंट बताए, दोनों सेम है। यहां हमारा s ऑर्बिटल है, वहां हमारा p ऑर्बिटल होता है, सिंपल इज दैट। बेटे यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन एक्स के बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो नियरली 105 होते हैं, अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं, लेकिन बस हेलोजन की वजह से थोड़ा सा एंगल में जो है ना प्रॉब्लम आती है, डिस्टॉर्शन आती है थोड़ी सी। द अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप्स अराउंड द कार्बन एटम इज टेट्राहेड्रल। बेटे आप लुक एट दिस स्ट्रक्चर, ये आपको नजर आ रहा होगा, इसकी ये सारी की सारी बातें कर रहा था रिलेटेड टू स्ट्रक्चर। तो बस यहाँ पे ये याद रखना है कि कार्बन भी sp3 है, हेलोजन भी sp3 है, कार्बन हाइड्रोजन का जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है sp3 के s के साथ बना हुआ है, फिर कार्बन हेलोजन का जो बॉन्ड बना हुआ है sp3 pz के साथ बना हुआ है। नाउ बेटे नेक्स्ट दैट इज इंपॉर्टेंट रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड की अगर बात की जाए तो बेटे हम रिएक्टिविटी को 2 लिहाज से एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अल्काइल हाइड्राइड रिएक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ हेलो ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से वो रिएक्टिव है। बेटे डिफरेंट अल्काइल हैव डिफरेंट रिएक्टिविटी व्हिच इज बेस्ड ऑन किसकी बेस के ऊपर बेसिस कर रही है। बेटे याद रख लीजिए हम 2 के लिहाज से देखते हैं, एक हम लोग देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, हम लोग एक रिएक्टिविटी देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, और हम लोग एक देखेंगे इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी। बेटे याद रखिएगा चाहे हमारी बॉन्ड एनर्जी है चाहे हमारा बॉन्ड पोलैरिटी है, दोनों के हवाले से इंफॉर्मेशन देख लें। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड पोलैरिटी बेटे दोनों का सबसे पहली बात याद रखनी है, डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन, राइट। फिर रिएक्टिविटी का बॉन्ड एनर्जी के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। एक बात याद होगी। दूसरी बात, अब बेटे जो हमारी बॉन्ड पोलैरिटी होती है तो यहां लिख लीजिएगा बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, बॉन्ड पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वो रिएक्टिविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा बेटे अब दोनों में से मैं किसको लूंगा, भाई कौन सा डोमिनेंट और कौन सा रिसेसिव है। बेटे याद रखिएगा जो हमारी बॉन्ड एनर्जी होती है ये हमारा डोमिनेंट फैक्टर होता है। ये हमारा डोमिनेंट क्यों होता है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल हम लोगों ने कैलकुलेट किया होता है
बेटे आप लोगों ने बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट की होती हैं, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली। और इसी तरीके से बेटे जो हमारा बॉन्ड पोलैरिटी होते हैं, तो बेटे हमारा जो बॉन्ड पोलैरिटी होता है ना, दिस फैक्टर, दिस इज हमारा ये रिसेसिव होगा। क्यों ये रिसेसिव होगा? उसकी वजह ये है कि बेटे ये हमारा क्या है, दिस इज हाइपोथेटिकल, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। अच्छा बेटे आइए हम चलते हैं, सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से देखते हैं। तो बेटे CX की बॉन्ड एनर्जी आपको पता है RI, बेटे RI में क्या है, ये मैंने बॉन्ड एनर्जीज आपको दी है। जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। आपके पास बेटे ये ऑर्डर आ जाएगा, दिस इज द ऑर्डर, राइट। अच्छा बेटे यहां पर आपके पास मैंने एक पॉइंट लिखा है कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। बेटे ये जो रिएक्टिविटी है, इट विल टेल्स अस अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन। मैंने आपको पहले भी बताई थी बातें ऑर्गेनिक पढ़ाते हुए कि किसी रिएक्शन में अगर आपसे पूछे टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेसिकली वो रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्यों ज्यादा है, बिकॉज वहां पे बनने वाला कार्बोकेटायन बहुत स्टेबल होते हैं। तो हमारा टर्शियरी अल्काइल हाइड्राइड वुड बी मोर रिएक्टिव एंड मोर स्टेबल। रिएक्टिव का मतलब उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो हमारा ज्यादा स्टेबल। तो बेटे ये इसके साथ डायरेक्ट आ जाएगा। अच्छा बेटे रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हाइड्राइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी, बॉन्ड पोलैरिटी से इंडिपेंडेंट है, यानी इसका डायरेक्ट रिलेशन इसके साथ। आइए देख लेते हैं। इनकरेक्ट एक्सपेरिमेंटली ड्यू टू व्हिच इट नहीं सॉरी अकॉर्डिंग टू बॉन्ड पोलैरिटी ट्रेंड fluoroalkane should be most reactive, which seems incorrect experimentally due to which it gives। बेटे क्या करते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर। बेटे आपके पास ना बेसिकली रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, लेकिन बॉन्ड पोलैरिटी के लिहाज से बेटे कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी, और जिसकी बेटे बॉन्ड पोलैरिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। बेटे हमारे पास ये RF है, फिर उसके बाद हमारे पास RCl है, फिर हमारे पास RBr, और फिर हमारे पास क्या है, RI है। बेटे ये आपको वो कहना चाह रहा है एक्सपेरिमेंटली ये बात गलत है भाई, RF का तो बॉन्ड ही बहुत स्ट्रॉन्गर है, उसको आप कैसे ब्रेक करोगे, आपको ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो हाइपोथेटिकली ये कहा जाता है कि ये सारे का सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे क्या हो जाएगा, ये ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर से अटैकिंग स्पीशीज होगी वो न्यूक्लियोफाइल आएगी, जो इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर क्या करेगी, आके अटैक करेगी। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात गलत है, राइट बच्चों। अच्छा बेटे यहां पर ना आप जरा देखिएगा कि अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई हमारे कौन कौन से रिएक्शन है, तो बेटे अल्काइल हाइड्राइड्स के पोलर बॉन्ड है, जिसकी वजह से 1 2 3 4 ये 5 तरह के रिएक्शन में मिलते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के हमारे SN1 SN2 है, एलिमिनेशन रिएक्शन E1 E2 है, रिडक्शन रिएक्शन हमारे रिडक्शन बाय जिंक से हम लोग करते हैं, ये अभी आप आगे देखेंगे। कपलिंग रिएक्शन बेटे वुड सिंथेसिस को हम लोग क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन कहते हैं, यानी वो दो अल्काइल हाइड्राइड को आपस में कपल करके एक लॉन्ग चेन बनाता है। और बेटे रिडॉक्स रिएक्शन जो कि हमारे टेट्रा सोडियम लेड का जो अलॉय होते हैं, ये हमारे क्या कहलाते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं, ठीक है जी। अच्छा अब बेटे यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, मैंने सारा कुछ स्लाइड के अंदर लिखा है बेटे, आप इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का डिफरेंस देख सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, न्यूक्लियोफाइल ऐसी स्पीशीज होती है जो न्यूक्लियस लविंग होती है। इनके नाम से आइडिया हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। हम इसको इससे डोनेट करते हैं, इसको हम लोग इससे डोनेट करते हैं, बहुत इजी सिंपल केमिस्ट्री है बेटे। ऑलवेज एट हेड साइड ऑफ द एरो, ये हेड साइड ऑफ द एरो होगा, ऑलवेज एट द टेल साइड ऑफ द एरो, यानी कि आप ये एरो लगाते हो ना, तो बेटे याद रखिएगा ऑलवेज न्यूक्लियोफाइल हमेशा किस पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, क्योंकि ये जो एरो होता है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंडिकेट कर रहा होता है कि यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। और केमिस्ट्री के अंदर हमेशा एरो कैसे लगाते हैं, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव आप एरो लगाओगे, ठीक है, फ्रॉम रिच इलेक्ट्रॉन स्पीशीज टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। अच्छा बेटे ये क्या कहता है, अटैक्स ऑन न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पे अटैक होगा, और ये किस पे अटैक होगा, अटैक ऑन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, यानी अटैकिंग स्पीशीज की बेस के ऊपर ये कहा जा रहा है, ठीक है। ये लुईस एसिड होते हैं, वो हमारे लुईस बेसिस होती हैं, आपको पता है इन बात का भी। अच्छा बेटे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल क्या, फिर हमने इसकी एक दो एमसीक्यू करेंगे, फिर उसको वाइंड अप करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बेटे, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, देखो ये सारी की सारी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज, या इनमें वेकेंट ऑर्बिटल हो सकता है। अगर ये न्यूट्रल है बेटे, ये दीज आर द स्पीशीज, ये सारी की सारी वो स्पीशीज हैं जो कि हमारे न्यूट्रल हैं, जिनका वेकेंट ऑर्बिटल आप कह लो, या आप इसको आसान अल्फाजों में ये लिख लो कि जिनका क्या होगा, इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होगा। बेटे जिनका इनकम्प्लीट वैलेंस शेल होना, हम उसको क्या कहते हैं,
वो हमारे क्या कहलाएंगे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। बेटे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे बेटे आपको पता है कि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10। बेटे तीसरे शेल में इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैं तीसरे शेल के 3 इलेक्ट्रॉन लगा रहा हूं। बेटे आपको पता है जो हमारा थर्ड शेल होता है 2n² फॉर्मूला के मुताबिक यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18, क्योंकि n की जगह आप 3 पुट करो तो 18 आंसर आएगा। इसके पास अभी 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इसको क्लोरीन ने दे दिए। अब मुझे बताओ टोटल कितने हो गए, आप कहेंगे सर टोटल 6 हो गए। इसका मतलब है अभी इसका वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं हुआ, इनकम्प्लीट है। सो लिहाजा एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड एंड ऑल दीज एग्जांपल्स आर एग्जांपल ऑफ, ये हमारे सारे के सारे इसकी एग्जांपल है न्यूट्रल की, ठीक है। अच्छा अब बेटे यहां पर ना एक तो ये चीज क्लियर होगी। अब बेटे यहाँ CO2 को जरा क्लियर कर लीजिएगा। अब CO2 आपको पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 होता है, यहां तो वैलेंस शेल कंप्लीट है, यहां पर ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे बन गया। तो बेटे याद रखिएगा, ये शायद मैंने आगे आपके पास यहाँ लगाया हो मल्टीपल बॉन्ड्स वाला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हाँ जी, when electrophile as well as nucleophile, now when electronegative atom having lone pairs is connected via multiple bond, it behave as both electrophile as well as nucleophile, यानी as both it behave as both electrophile। अच्छा बेटे ये इस लाइन का मतलब ये है कि आपके पास ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन जिस एटम के साथ लगेंगे, जिस एटम के साथ लगेंगे तो वहां पे क्या होगा, ये मल्टीपल बॉन्ड बनाएंगे, और जो मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं बेटे वो हमारे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होंगे। जैसे बेटे आप जरा ये देखिएगा, यहां पर ये कार्बन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा तो ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाएगा, हालांकि इस सेंट्रल एटम का कंप्लीटली वैलेंस शेल है। सिमिलरली बेटे SO3 की वो यही बात कर रहा है कि ये मल्टीपल बॉन्ड बनाते हैं, मल्टीपल बॉन्ड में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच लेगा, जिससे इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है बेटे। बेटे नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज होती है। नाउ दीज ऑल आर कॉल्ड एज अ नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। और बेटे हमारे एल्कीन, बेंजीन और अल्काइन के जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, दे आर आल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। बेटे फिल्ड ऑर्बिटल न्यूट्रल एटम के पास लॉन पेयर्स होते हैं बेटे, जिसकी वजह से क्या कहलाते हैं हमारे, ये देखो इसके पास भी लॉन पेयर है, राइट, और इसके पास भी एक लॉन पेयर है, इसके पास भी एक लॉन पेयर है, इसके पास 2 लॉन पेयर, इनके पास 2 लॉन पेयर और इनके पास एक लॉन पेयर। ठीक है। अच्छा अब बेटे यहां पर ये वाली बात आपको अटैच समझ आ गई कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होगा हैविंग, जिसके पास लॉन पेयर होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास, वही वाली बात जो आपको बता चुका हूं, इसके पास लॉन पेयर, उसके पास लॉन पेयर है। अच्छा बेटे अब कहता है जी फॉर एग्जांपल एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव, साइनाइड्स एंड इमीन्स, ये सारे के सारे हमारे कौन से कंपाउंड हैं जिनके अंदर ये इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल है, जिनमें कार्बन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, हमारे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज कौन सी है, वो हमारी न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। अच्छा बेटे यहां पर कुछ और इंफॉर्मेशन और कुछ मैं न्यूक्लियोफाइल से रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस करूंगा, वो पहले आप इसको देख लो। बेटे कुछ ऐसी स्पीशीज होती है ना वो इलेक्ट्रोफाइल होंगी और ना ही वो न्यूक्लियोफाइल होंगी। जैसे बेटे ऑल मेटल के टाइम जिनके पास क्या होगा, कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल होगा, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन लवर्स। फॉर एग्जांपल दीज आर द मेटल। बेटे आपको पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इसका तीसरा शेल है। बेटे वो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, वैलेंस शेल खत्म हो गया, तो बेटे सेकंड लास्ट शेल तो कंप्लीटली फिल्ड है। अगर कंप्लीटली फिल्ड है इसका मतलब है वो जो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर रहा है वो केटाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो किसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। सिमिलरली ammonium ion NH4 are not electron deficient as they have complete octet and don't have lone pairs। ये पॉजिटिव चार्ज क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटे, आपको पता है NH4 आप लोगों ने पढ़ा होगा, इसमें एक H जो है ना, एक H नाइट्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाएगा बेटे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो बेटे जिससे ये पता चल रहा है कि यहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज है और ये बेसिकली इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, इसका वैलेंस शेल क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। अच्छा H3O positive is the lone pair but it has complete octet। H3O के पास तो lone pair था, लेकिन बेटे ये देखो ना इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, यहाँ भी ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, लेकिन बच्चों क्या है कि यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज कोई वैकेंसी को इंडिकेट नहीं कर रहा। इसके वैलेंस शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। सर कैसे 8 इलेक्ट्रॉन है, देखो 1 2 3 4 5 6 और ये टोटल ये
8 बेटे, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, और ये टोटल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल कंप्लीट है। तो बेटे ये हमारे दोनों के दोनों क्या कहलाते हैं, ब्रोंस्टेड एसिड कहलाते हैं, नॉट अ लुईस एसिड, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। हम इनको ब्रोंस्टेड एसिड कहेंगे। बेटे ब्रोंस्टेड एसिड ऐसे एसिड्स को कहा जाता है जो प्रोटॉन डोनर होते हैं, हम उनको ब्रोंस्टेड एसिड कहते हैं। और लुईस एसिड कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, दैट एक्सेप्ट द लोन पेयर। अच्छा बेटे यहां पर ना अगली बात, यहां पे मैं थोड़ी सी कुछ इंफॉर्मेशन डिस्कस करने लगा हूं। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले बेटे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल के लिहाज से कौन न्यूक्लियोफाइल ज्यादा अच्छा है, तो बेटे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, बेटे याद रखिएगा नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल देन दैट ऑफ न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। यानी अगर एग्जामिनर पूछे H2O और OH में कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है, योर आंसर इज नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। ये इलेक्ट्रॉन देने की ज्यादा एबिलिटी रखते हैं एज कंपेयर टू वाटर के लॉन पेयर से। बेटे अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले अब आपके पास सारे नेगेटिव चार्ज हो या चाहे आपके पास न्यूट्रल हो, उनका रिलेशन क्या होगा, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और सेंट्रल एटम के साथ क्या होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। एग्जामिनर आपसे पूछे बेटे ये H2O और H2S है, या एग्जामिनर आपसे पूछे ये OH नेगेटिव है और ये आपके पास NH2 नेगेटिव है, दोनों में से बताओ कौन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है। बेटे आपको पता है यहां सेंट्रल एटम Ca स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, यहां सेंट्रल एटम आपके पास सल्फर है। बेटे आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब हमारे H2S ज्यादा टेंडेंसी रखता होगा इस टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन, जबकि बेटे इस केस के अंदर आप देखो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है या नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर है, तो बेटे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, तो लिहाजा हमारा NH2 क्या होगा, इसका डायरेक्ट ये हमारा स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होगा। इसी तरीके से बेटे अगर आपके पास क्या हो OH नेगेटिव हो और C2H5O नेगेटिव हो, और अब देखो दोनों में न्यूट्रल है, दोनों में हमारे सेंट्रल एटम सेम है, तो बेटे जब भी आपके पास सेंट्रल एटम सेम हो तो फिर आपने क्या देखना है, साइज के साथ डायरेक्ट रिलेशन, जिसका साइज बड़ा होगा। अब देखो यहाँ इथाइल का साइज बड़ा है, लिहाजा एथो ऑक्साइड इज मोर ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू OH नेगेटिव आयन। आइए बेटे नाउ द नेक्स्ट वन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। आपको पता है इसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बेटे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि ब्लू कैट है और एक कैट ग्रे कैट बेड के ऊपर है, तो बेटे अब होगा क्या, ये हमारे ना SN1 रिएक्शन होंगे, ये हमारे SN2 रिएक्शन अभी आप देखोगे। तो बेटे रेड ने क्या किया, वो ब्लू वाली कैट को बेड से उठा दिया और रेड वाली कैट आगे बेड के ऊपर लेट गई और वो वाली चली गई। बेटे दिस इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। बेटे SN2 रिएक्शन क्या है कि अब ये जो हमारी ब्लू वाली कैट है वो रेड ये ग्रे वाली कैट को हटा रही है, लेकिन ग्रे वाली कैट भी वहां पे मौजूद है और रेड ब्लू वाली कैट भी वहां पे मौजूद है। अब दोनों में क्या होगा बेटे, ब्लू वाली कैट जितनी स्ट्रॉन्गर होगी उससे ग्रे वाली कैट चली जाएगी और देखो ब्लू वाली कैट उस बेड को ऑक्यूपाई कर लेगी। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सब्स्टिट्यूशन, एक को हटा के दूसरे को लगाना है। अच्छा बेटे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता है कि हमारे पास दो तरह की होती है, एक SN1 रिएक्शन होते हैं, एक SN2 रिएक्शन होते हैं। बेटे मैंने आपके सामने कुछ मैकेनिज्म लगाया है, आपको पता है कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप्स के अंदर होता है। बेटे 2 स्टेप का ये रिएक्शन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला रिएक्शन देखो बेटे, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, मैंने ये बेटे ये लिविंग ग्रुप है यानी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और बेटे ये मैंने X Y और ये Z ले लिया, मैंने ना 4 डिफरेंट ग्रुप ले लिए। अगर मैं 4 डिफरेंट ग्रुप ले रहा हूं तो बेटे आपको पता है कि यहाँ पे मेरे पास जो मिक्सचर बनने वाला है, नाउ दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेज़मिक मिक्सचर। हम इस मिक्सचर को रेज़मिक मिक्सचर कहेंगे। लेकिन अगर बेटे मैं PTV की एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे मिथाइल लगाता हूं, तो यहाँ पे रेज़मिक मिक्सचर नहीं आएगा, बहुत कम आप कह सकते हैं पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी। लिहाजा अगर आप कायरल लोगे तो आपको रेज़मिक मिक्सचर ही मिलेगा, अगर आप कायरल सेंटर नहीं लोगे तो आपको थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि पार्शियल रेसिमाइजेशन होगी। अच्छा बेटे पहला स्टेप स्लो होता है, पहले स्टेप के अंदर ये यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होता है, और बेटे इस बॉन्ड को ब्रेक करने में किसका रोल होता है, इसको ब्रेक करने में बेटे पोलर सॉल्वेंट हम लोग लेते हैं, पोलर सॉल्वेंट जो कि हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, यानी प्रोटॉन डोनर होते हैं, यानी हमारा वाटर हो गया, हमारा एसिडिक एसिड हो गया, ये हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बेटे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं कि हमारे जब ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिंग स्टेप होगा, हमारे पास ये इंटरमीडिएट आएगा, एक टर्शरी कार्बोकेटाइन आएगा। बेटे इस टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या होगा, अब दोनों साइड से देखो ये जो तीनों बॉन्ड है ये एक प्लेन के अंदर है, और बेटे यहां पर क्या होता है कि हमारा PMT ऑर्बिटल होता है,
अब बेटे न्यूक्लियोफाइल क्या करते हैं, नेगेटिव चार्ज ये इसको फ्रंट साइड से भी इसको बैक साइड से भी क्या कर सकते हैं, लॉन पेयर डोनेट करते हैं, और बेटे लॉन पेयर डोनेट करके ये हो जाएगा। अब बेटे जिस साइड से लिविंग ग्रुप निकला हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड पे अगर न्यूक्लियोफाइल लग रहा है तो बेटे अगर ऑपोजिट साइड है दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन। और बेटे अगर आपके पास जिस साइड से लिविंग ग्रुप गया उसी साइड पे न्यूक्लियोफाइल आके लग गया दिस इज कॉल्ड एज द रिटेंशन। तो बेटे ये आपके पास कौन सा अल्काइल हाइड है जिसके पास 3 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं, यानी 3 डिफरेंट अल्काइल आप कह रहे हो, एक्स को कह लो मिथाइल, उसको कह लो इथाइल, इसको कह लो प्रोपाइल। तो बेटे ये हमारा कौन सा होगा, टर्शियरी अल्काइल हाइड होगा। बेटे यहां पर भी देखिएगा जरा क्या आपके पास टर्शियरी अल्काइल हाइड मौजूद है। यस बेटे इस कार्बन को देखो, इस कार्बन के साथ एक मिथाइल ये अटैच है, इस कार्बन के साथ आपके पास ये CH2 और ये CH3, यानी ये एक ये इथाइल, ये मिथाइल, बेटे ये ब्रोमाइड, और ये आपके पास फिनाइल। तो बेटे इसका मतलब है दिस इज द कार्बन दैट इज बॉन्डेड विद 3 कार्बन, 1 2 और 3 से अटैच है, तो दिस इज कॉल्ड एज द टर्शियरी कार्बन। बेटे यहां पे भी आप देख सकते हैं कि आपके पास ना ब्रोमाइड निकला, जहां से ब्रोमाइड निकला वहां OH आ गया, दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। और बेटे जहां ब्रोमाइड है उसकी ऑपोजिट साइड पे OH आ गया, दिस इज कॉल्ड एज द इन्वर्जन। बेटे बताने का मकसद एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जांपल दे सकता था। अच्छा बेटे इसी तरीके से बेटे SN2 रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि आपके पास प्राइमरी अल्काइल हाइड लेते हो, जैसे बेटे ये मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हाइड है, मैं इसको सही करके ड्रॉ कर देता हूं, और बेटे इसकी ऑपोजिट साइड से यानी इसकी बैक साइड से हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, अटैक करता है। जब अटैक करता है तो बेटे यहां पर हमारे पास ना पेंटा कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है कि यहां पे आपको ना इस तरीके से 5 बॉन्ड आप लोगों को नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, ये वही वाली बात है कि एक ही बेड पे आपके पास कौन सी कैट है, ग्रे कैट भी है, ब्लू कैट भी है। अब बेटे क्या होगा, ये हमारी ओवरऑल ट्रांजिशन स्टेट है। बेटे इस ट्रांजिशन स्टेट के ऊपर एग्जामिनर चार्ज पूछ सकता है, क्या आएगा, ये पार्शियल नेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव। बेटे -1 ये +1 आपके पास मौजूद है, -1 और बेटे आपको पता है ये -1 आ जाएगा, -2 में से +1 को माइनस करो तो -1 आ गया, ट्रांजिशन स्टेट आ गई। बेटे आपको पता है यहां से ये ब्रोमाइड निकल जाएगा और यहां पे OH लग जाएगा। नाउ बेटे दिस इज कॉल्ड एज द 100% इन्वर्जन होगी। ठीक है जी, तो ये आपको रिएक्शन मैकेनिज्म आपको समझ आ गया। अब बेटे मैंने जल्दी से इसके पॉइंट्स बताने हैं, फिर आपसे एक और सवाल पूछने इसके बाद, जो कि हमारी फेडरल टेक्स्ट बुक ने भी पूछा हुआ है, न्यू बुक ने। अच्छा बेटे यहाँ पे देखिएगा आपके पास सब्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टीज देखिए, मॉलिक्यूलरिटी। बेटे मॉलिक्यूलरिटी आपको पता है कि हमेशा हम लोग ना जो हमारे कौन से सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं मॉलिक्यूलरिटी उनको लेते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं लेते। तो अब बेटे SN1 का हम पहले स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी बता रहे हैं। हमारी एक मॉलिक्यूल होता है, इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे, अल्काइल हाइड और हमारे पास न्यूक्लियोफाइल। बेटे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा स्लो स्टेप का होता है, फर्स्ट ऑर्डर, ये इसका हो जाएगा सेकंड ऑर्डर क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व थे। बेटे रेट ऑफ रिएक्शन की बात की जाए तो हमारा SN1 रिएक्शन होते हैं, बेटे उसके स्लो स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। बेटे ये 1 मॉलिक्यूल आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो जितना भी रेट ऑफ रिएक्शन है SN1 का वो सिर्फ अल्काइल हाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, उसको चेंज या कम करने से या डिफरेंट करने से रेट पे फर्क पड़ेगा। यहाँ पे बेटे दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। बेटे स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे हम लोग स्ट्रॉन्गर या वीक दोनों यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे प्रॉपर कार्बोकैटाइन होता है, दोनों तरफ से स्पेस है, वीक भी उसको अप्रोच कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग तो आसानी से कर सकते हैं, बट हियर इज ओनली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है। बेटे इसको अप्रोच करने के लिए, इस कार्बन को अप्रोच करने के लिए हमें बाहर से स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है ताकि हमारा ब्रोमाइड वहां से क्या हो जाए, निकल जाए, राइट। अच्छा अब बेटे रेट डिपेंडेंस की बात की जाए तो देखो मैंने कहा इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल एंड स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल, यानी हमारा जो SN1 रिएक्शन होता है उसके रेट के अंदर सिर्फ अल्काइल हाइड है। इसका मतलब है ना वो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहे हैं ना वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। बेटे जबकि ये क्या कर रहा है, दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, स्ट्रेंथ के ऊपर भी डिपेंड कर रहा होगा और कंसंट्रेशन के ऊपर भी क्या कर रहा होगा, डिपेंड कर रहा होगा, क्योंकि इसकी रेट इक्वेशन के अंदर ये बात लिखी हुई है। अच्छा बेटे अगर स्टेप्स की बात की जाए SN1 के 2, उसका एक स्टेप है। और बेटे हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए sp3 से sp2 sp3 और बेटे यहां भी sp3 से sp2 और फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, रिएक्टेंट फिर इंटरमीडिएट और यहां भी ये ट्रांजिशन स्टेट की। बेटे हम लोग ना इन बॉन्ड्स की सिर्फ कह रहे हैं, ये 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड का मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इनको नहीं लेंगे क्योंकि ये पार्शियल बॉन्ड है।
अच्छा बेटे नेक्स्ट देखिएगा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। बेटे ट्रांजिशन स्टेट आपको पता है इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जैसे हमारा कार्बोकेटाइन बनते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। और यहाँ पे हमारी क्या होगी, ये भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जो मैंने आपको बताई है। बेटे इंटरमीडिएट आपको पता है कि हमारे SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन बनते हैं, जबकि यहाँ पे कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता। ये अभी मैं आपको ग्राफ से भी शो कराता हूं, इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट के अंदर डिफरेंस। बेटे सॉल्वेंट यहाँ पे हमें पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन बेटे मैंने एक बात नहीं, चला पीटीबी की एक बात देखी, पीटीबी सिर्फ पॉलर कहती है, मैंने क्या पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बेटे पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट करते क्या हैं, पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट असल में करते ये हैं कि आपके पास जब ये कार्बोकेटाइन बन जाता है ना, ये कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया, तो आपको पता है बेटे H2O, ये बेटे पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इसकी जो नेगेटिव साइड होती है ना, इस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज केटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, यानी इस कार्बन ने अकेले ने इस पॉजिटिव चार्ज को संभाला हुआ है। अब बेटे ये वाटर इसके साथ आके अटैच करके, जैसे इसकी मिसाल ऐसी है कि बेटे आप अकेले के सर के ऊपर बहुत ज्यादा वजन रखा हुआ है, और साथ आपके अगर कोई और बंदा आके दोनों तरफ से आपके साथ अटैच हो जाए, दो लोग, तो वो क्या करेंगे, आपके साथ वजन शेयर हो जाएगा। तो बेटे ये बेसिकली इस तरीके से कार्बोकेटाइन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि उसकी नेगेटिव, वाटर की नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ आयन डायपोल फोर्स बनाती है, जिससे ये पॉजिटिव चार्ज बहुत अच्छे से क्या होता है, डीलोकलाइज होता रहता है, ठीक है, घूमता फिरता रहता है उसके ऊपर। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। और दूसरी बात, ये हमारा जो लिविंग ग्रुप है उसको सराउंड कर लेता है, ताकि लिविंग ग्रुप दोबारा हमारे न्यूक्लियो, हमारे इलेक्ट्रोफाइल की तरफ ना जा सके, कार्बोकेटाइन की तरफ ना जा सके। अच्छा बेटे नेक्स्ट है, ये हमें पॉलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, लेकिन बेटे पीटीबी कहती है आपने नॉन पॉलर लिखने हैं, यानी पॉलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट्स जो है ना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को इंक्रीज करेंगे। अच्छा बेटे यहाँ पे रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन 50% यहाँ कोई नहीं होती, बेटे यहाँ इन्वर्जन भी 50% है, यहाँ पे 100% जो है ना वो आपके पास क्या कहते हैं, इन्वर्जन होती है। बेटे नेचर ऑफ अल्काइल, टर्शियरी अल्काइल अगर बात की जाए तो बेटे हमारे पास टर्शियरी ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कौन है, हमारे पास सेकेंडरी अल्काइल और फिर हमारे पास प्राइमरी अल्काइल, क्योंकि टर्शियरी अल्काइल का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बनने वाला कार्बोकेटाइन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बेटे यहां भी क्या होता है, प्राइमरी अल्काइल, फिर सेकेंडरी अल्काइल, और फिर देन कौन होगा, टर्शियरी अल्काइल होगा। बेटे अगर आप ये चाहते हैं सेकेंडरी अल्काइल की बात की जाए, तो बेटे हमारा सेकेंडरी अल्काइल जो है वो दोनों ही काम दे सकता है। बेटे कैसे दोनों काम देगा, कैसे, इट गिव्स बोथ रिएक्शन। अगर स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल, बेटे अगर स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल क्या है, बेटे ये बहुत ज्यादा बल्की है, अगर बल्की है तो बेटे वो कौन सा रिएक्शन देगा, SN1 रिएक्शन देगा। अगर आपके पास सॉल्वेंट कौन है बेटे, सॉल्वेंट अगर आपके पास पॉलर है, देन भी वो कौन सा देगा, SN1 रिएक्शन। अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल जो है ना वो वीक न्यूक्लियोफाइल है, तो तब भी वो क्या दे सकता है, SN1 दे सकता है। इसका मतलब है कि हमने अपने ना सेकेंडरी अल्काइल को कैटेगराइज कर लिया। ये देखिएगा बेटे आपके सामने दो ग्राफ शो कराने की कोशिश की है कि बच्चों आप लोगों को ये पता चलना चाहिए कि हमारे जो SN1 ये जो ग्राफ है, दिस इज फॉर SN1 रिएक्शन एंड दिस इज फॉर SN2 रिएक्शन। बेटे मैंने आप लोगों को जब ना थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी तो वहां पे बताया था, अगर आपको ये दो हम्स नजर आ रहे हैं, एक और ये दो हम नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है दीज टू हम्स इंडिकेट टू स्टेप्स, ये दो स्टेप्स को इंडिकेट कर रहा है। ये मेरा रिएक्टेंट है यहाँ पे, और बेटे ये रिएक्टेंट गया और ये मेरा कार्बोकेटाइन बना। बेटे दिस इज ट्रांजिशन स्टेट। देखो ट्रांजिशन इज हाईली एनर्जेटिक स्टेट, और इंटरमीडिएट की एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट से ज्यादा है और प्रोडक्ट से भी क्या है, ज्यादा है। अब बेटे फिर ये इंटरमीडिएट किसमें कन्वर्ट होता है, देखो तो बेटे अगर दो ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, दो हम्स बन रहे हैं, तो ये दो स्टेप को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन यहां पे देखो बेटे न्यूक्लियोफाइल और हमारा अल्काइल ये लिविंग ग्रुप, बेटे एक ट्रांजिशन स्टेट बनी और ट्रांजिशन स्टेट से ये आपके पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया, दिस इज फॉर SN2 रिएक्शन। बेटे ये वाली बात कभी आप लोगों को आइडिया हो गया। अब बेटे आपसे ना एक दो चीजें मैंने पूछनी है। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है कि आपके पास ना एक ये बेंजाइल हैलाइड है CH2 और ये X है, राइट, और अगर आपसे एग्जामिनर कहता है एक मेरे पास है CH3 CH2 और ये X है, एग्जामिनर पूछे कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादा देगा, जल्दी देगा, दोनों में से कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। बेटे आपको पता है ये भी हमारा, ये जो हमारा अल्काइल है डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, ये भी हमारा प्राइमरी अल्काइल है, और ये भी डायरेक्टली एक से अटैच है, प्राइमरी अल्काइल है, ठीक है। तो बेटे आपने क्या देखना है, आपने देखना है दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। बेटे मैं दोनों के X को रिमूव कर रहा हूं, यहां से दोनों के X को निकाल रहा हूं। जब मैं दोनों के X को निकाल रहा हूं तो बेटे यहां देखो ये CH2 के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और बेटे यहां पे भी क्या आ गया, CH3 और CH2 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेटे आपको पता है यहां जो पॉजिटिव चार्ज है ना, यहां एक परफेक्ट किस्म की डीलोकलाइजेशन है। कैसे, आप लोगों ने पढ़ा था बेटे पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड,
ये कॉन्जुगेशन है, पूरे रिंग पे पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेजोनेट करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। लिहाजा इस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, उतना ज्यादा। तो हमारा बेंजाइल हैलाइड हमारे ज्यादा रिएक्टिव होंगे एज कंपेयर टू हमारे पास क्या, ये हमारे सिंपल अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज कहीं रेजोनेट नहीं हो रहा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले जो हमारे अल्काइल हैलाइड होंगे, दे आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि भाई यहां मुझे बताया विनाइल हैलाइड, ये विनाइल हैलाइड है और आपके पास ना ये इथाइल हैलाइड है, बताओ दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो फिर बेटे हमारा ये ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, वो नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर बेटे आपको पता है एक परफेक्ट सिस्टम की कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लॉन पेयर। तो इसका मतलब बेटे जब ये नीचे शिफ्ट होगा, ये ऊपर चला जाएगा, यहां कौन सा कैरेक्टर आ रहेगा, यहां पे CH के दरमियान एक डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहेगा। डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। इसका मतलब है इसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, लिहाजा ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होगा, हमारे सिंपल अल्काइल हैलाइड ज्यादा रिएक्टिव होंगे। इसी तरीके से बेटे आपके पास एक होता है ये हेलो, दिस इज कॉल्ड X मैंने लगा दिया, और बेटे अब यहां मैंने लगा दिया CH3 CH2X। एग्जामिनर पूछे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा रिएक्टिव है, तो बेटे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर ये होगा अगेन सर कि ये ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, ये नहीं। मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं बेटे ये क्यों नहीं, आप लोग क्यों रिफ्यूज कर रहे हैं, तो आप कहेंगे सर आप ना पहले कॉन्जुगेशन यहां देख लें। आप कहेंगे सर यहाँ पे लॉन पेयर, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, परफेक्ट किस्म की कॉन्जुगेशन है। और उसके बाद जब ये लॉन पेयर इसको देगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, जिससे X जल्दी CX का बॉन्ड जल्दी ब्रेक नहीं होगा, जिससे वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएंगे। आई होप सो के पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आइए बच्चों, ये कुछ अल्काइल हैलाइड और उनके आपको मैंने न्यूक्लियोफाइल बताने थे बेटे। ये देखो आपके पास ROH है, अगर एल्कोहलिक मीडियम के अंदर है तो हमारे पास एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल होते हैं बेटे। इसके अंदर ये सारे, ये बस सिर्फ आपने याद करने हैं कि हमारे पास ये ग्रुप्स लिखे और उनके अंदर कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल है। एस्टर के अंदर कौन होते हैं, हमारे ईथर्स के अंदर कौन है, और हमारे जो है ना अमाइड्स के अंदर जो है वो न्यूक्लियोफाइल कौन से होंगे। अच्छा बेटे यहाँ पर ना ईथर्स तो वैसे लेना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि ईथर्स हमारा पॉलीमराइज सॉरी ईथर हमारा जो है ना वो क्या कहते हैं डिसोसिएट नहीं होता। STB ने इंफॉर्मेशन लिखी है, तो फिर आपने कहना था सर इंफॉर्मेशन मिस कर दी। STB की इंफॉर्मेशन देखते हुए मैं बात बता रहा हूं। अच्छा बेटे न्यूक्लियोफाइल, अब देखिए बेटे आपको पता है टिपिकल रीजन, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अगर एक्वस मीडियम के अंदर है तो OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, अगर एल्कोहलिक मीडियम है तो एल्कोहलिक एल्कोक्साइड हमारा क्या होता है, अटैकिंग स्पीशी होती है। बेटे यहाँ पे पोटेशियम सल्फाइड में एक SH, देखो बेटे सोडियम, इनको अलग करते जाओ, ये सॉल्ट है सारे के सारे, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल आ जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट जो है दैट इज एलिमिनेशन रिएक्शन। बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन आपको पता है कि हमारे पास ना बेसिकली ना दो तरीके से एलिमिनेशन होती है, एक होती है अल्फा एलिमिनेशन, एक होती है बीटा एलिमिनेशन। बेटे अल्फा एलिमिनेशन में हमारे पास क्या होता है कि हमने अल्फा कार्बन से क्या करना होता है, हाइड्रोजन को रिमूव करना होता है। बट एज यू पीपल नो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है अल्फा एलिमिनेशन, उसके प्रोडक्ट्स क्या बनते हैं, वो कार्बीन्स होते हैं, वो भी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। बेटे हमने क्या करना है कि हमने अल्काइल हैलाइड लिया, लेट्स से ये अल्काइल हैलाइड है हमारे पास, ये आपके पास आ गया अल्काइल हैलाइड। बेटे आपको पता है कि हेलो ग्रुप के साथ जो कार्बन अटैच होता है दिस इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन एंड दिस इज कॉल्ड एज अ बीटा कार्बन। बेटे हम जो एलिमिनेशन पढ़ेंगे दैट इज बीटा एलिमिनेशन, कि हमने क्या करना है कि अपने इस कार्बन से, बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और जब हम हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो बेटे इसके रिजल्ट में यहां से H चला जाएगा, यहां से X निकल जाएगा, और बेटे एल्कीन प्रोडक्ट आ जाएगा। सैचुरेटेड से हमने क्या बना लिया, अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट आ जाएंगे। बेटे एलिमिनेशन रिएक्शन के डिफरेंस करने से पहले जल्दी से इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। बेटे E1 एलिमिनेशन आपको नजर आ रहा है, इसका मैकेनिज्म बेटे ये दो स्टेप का मैकेनिज्म होते हैं। बेटे फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि CBr का बॉन्ड हमने, यानी अल्काइल हैलाइड कार्बन और हेलो ग्रुप का जो हेलो ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक करना होता है। और बेटे ये स्लोली स्टेप होता है, बहुत स्लो स्टेप होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। बेटे जब ये Br निकल जाता है ये कार्बोकेटाइन आ जाता है, और आपको पता है कि यहाँ जो कार्बोकेटाइन आता है उसको हमारा जो सॉल्वेंट होता है वो स्टेबलाइज कर रहा होता है। ठीक है, तो हमने SN1 SN2 में देख लिया। ब्रोमाइड निकल गया बेटे, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट आ गया। बेटे सेकंड स्टेप के अंदर हमारे पास क्या आएगी, एथॉक्साइड आएगी, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है। बेटे ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगी, बेटे इससे क्या करेगी, H को रिमूव करेगी और आपके पास एल्कीन जो है प्रोडक्ट आ जाएगा। राइट बेटे, ये आपके सामने मैंने E2 का मैकेनिज्म लगाया, दिस इज E2 मैकेनिज्म। आप ये देखेंगे बेटे दिस इज द कार्बन, ये आपके पास 3 कार्बन मैंने लगाए हैं, ये कार्बन 2 कार्बन से अटैच है। अगर ये 2 कार्बन से अटैच है, नाउ दिस अल्काइल हैलाइड इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। बेंजीन को नहीं देखना, हमने कार्बन की अटैचमेंट देखी।
ओके बेटे, हमने एथॉक्साइड लिया तो आपको पता है कि बेटे अब आपको पता है कि यहाँ पे ना इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, हालांकि ये भी बीटा है एंड ये भी बीटा है, तो बेटे हमने इस बीटा से क्या करना है, निकालना है, रिमूव करना है, किसको, H को रिमूव करना है। उसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, उसके 4 बॉन्ड पूरे हैं और आप भी जानते हैं 4 बॉन्ड कैसे पूरे। बेटे देखो इस कार्बन की बात करते हैं, इसकी ना 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इससे H निकाल दो। बेटे देखो H निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया, राइट, ये मेरे पास आ गया, प्रोडक्ट आ गया। बेटे दिस इज एन एग्जांपल ऑफ E1 एलिमिनेशन। आप देखिए 2 स्टेप्स के अंदर काम हो रहा होगा। बेटे फर्स्ट स्टेप में देखो ये जो कार्बन है ये आपको पता है कि 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इसका मतलब दिस इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। बेटे X यहां से रिमूव हो जाएगा और बेटे X रिमूव होके बेस जो है ना वो कार्बोकेटाइन बना के सारा प्रोसेस करके आपके पास एल्कीन आ जाएगा। वो ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है। बेटे जल्दी से हम इनका क्या कर लेते हैं, इनका डिफरेंस लिख लेते हैं। बेटे E1 एलिमिनेशन, इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होती है, बेटे आपको पता है स्लो स्टेप की बात हो रहा है, पहले स्टेप की बात हो रही है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी 1 होती है, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 होती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटे इसका 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्योंकि स्लो स्टेप में 1 मॉलिक्यूल होता है। बेटे E2 के अंदर 2 मॉलिक्यूल होते हैं, एक आपके पास बेस होती है और एक आपके पास अल्काइल हैलाइड होता है। रेट ऑफ रिएक्शन की बात की तो बेटे इनका रेट जो है ना सारे का सारा टोटली डिपेंड कर होता है कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड के ऊपर, और बेटे इनका डिपेंड कर होता है रेट इज इक्वल टू K कांस्टेंट अल्काइल हैलाइड, और बेटे यहाँ पे बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, राइट। बेटे स्ट्रेंथ ऑफ बेस जो E1 बेस E1 रिएक्शंस होते हैं बेटे ये वीक बेसिस से हो जाते हैं। बेटे अब याद रखिएगा वीक बेस स्ट्रॉन्ग बेस दोनों से हो जाता है, वीक बेस से अब बेसिकली बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, और बेटे ये स्ट्रॉन्ग बेस से जो है ना E2 एलिमिनेशन होती है। रेट किस पे डिपेंड कर रहा होता है कि रेट की जो हमारा जो क्या नाम है रेट डिपेंडेंस है, बेटे वो रेट डिपेंडेंस किसके ऊपर है, हमारी जो रेट डिपेंड कर रहा होता है वो बेसिकली सारे का सारा कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, Rx पे डिपेंड कर रहा होता है, राइट। और यहां पे भी जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, ये यहां पे डिपेंड कर रहे हैं एक तो कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और प्लस साथ साथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, एंड बेटे आपको आइडिया है कि बेस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है रेट सारे के सारा, ठीक है। बेटे स्टेप्स की बात की तो इसके 2 स्टेप होते हैं, इसका 1 स्टेप होता है। बेटे हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो आपको पता है पहले आपके पास अल्काइल हैलाइड sp3, बेटे sp3 के बाद आपके पास कार्बोकेटाइन sp2 और फिर आपके पास sp2 एल्कीन प्रोडक्ट। बेटे यहाँ पे सिंगल स्टेप होता है, तो पहले sp3 फिर बेटे sp2 आपका जो ट्रांजिशन स्टेट है और उसके बाद आपके पास प्रोडक्ट भी क्या आता है sp2, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम की बात हो रही है। ओके बेटे ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बेटे ट्रांजिशन स्टेट इसकी भी sp2 और इसकी भी sp2 है, यानी इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, वहां ट्रांजिशन स्टेट होती है, इसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन होता है। बेटे देयर इज नो इंटरमीडिएट, दिस इज और देयर इज ओनली कौन होगा बेटे यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट होगी। सॉल्वेंट रिक्वायर्ड, बेटे आपको पता है कि यहाँ पे हमें नॉन पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं, दोनों केसेस के अंदर नॉन पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होते हैं, और बेटे कुछ जगह पे ना हम इसको लेस पोलर सॉल्वेंट भी कह सकते हैं। नेचर ऑफ अल्काइल, बेटे टर्शियरी अल्काइल हैलाइड, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड का मतलब है कौन सा अल्काइल हैलाइड ज्यादा तेजी से एलिमिनेशन देगा, तो बेटे ज्यादा तेजी से टर्शियरी अल्काइल हैलाइड देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन जितना स्टेबल होता है, हमने पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि रेट यानी रिएक्टिविटी या रेट, रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसकी रिएक्शन में एक्सटेंट ऑफ फॉर्मेशन ज्यादा होगी, जिसकी वजह से उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो यहाँ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, बेटे सेम यही ऑर्डर यहाँ पे आ जाएगा कि हमारा टर्शियरी अल्काइल हैलाइड वुड बी मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ सेकेंडरी एंड इट इज वुड बी मोर रिएक्टिव देन दैट ऑफ प्राइमरी। क्यों? बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। यहां पर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन है, जब आपके पास टर्शियरी अल्काइल हैलाइड से E2 एलिमिनेशन से एल्कीन बनेगा तो बेटे वो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा, एंड एज यू पीपल नो कि बेटे जो सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जिरसफ रूल के मुताबिक दे आर मोर स्टेबल, राइट। बेटे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का ये चक्कर होता है कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड ना आपके पास अगर आपके पास बल्कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा ना तो बेटे ये E1 एलिमिनेशन देगा, E1 रिएक्शन दे देगा, और अगर आप लोगों ने बेटे स्ट्रेंथ ऑफ बेस वीक बेस यूज किया तो क्या दे सकता है, E1 एलिमिनेशन दे सकता है। आइए बेटे नेक्स्ट चलते हैं। नाउ बेटे ये आपने पढ़ लिया मैकेनिज्म। बेटे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन रिएक्शन, बेटे सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ये दोनों साइमल्टेनियस होते हैं किसी भी रिएक्शन के अंदर, बिकॉज सारी की सारी बेसिस क्या होती हैं, ऑल द बेसिस आर न्यूक्लियोफाइल, और लेकिन सारे न्यूक्लियोफाइल जो बेसिस नहीं होती, क्योंकि बेटे आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल बेसिकली नेगेटिव चार्ज होते हैं और इसके पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेटे बेसिस के पास भी क्या होते हैं, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हमारी बेसिस न्यूक्लियोफाइल हो सकती है लेकिन हमारे न्यूक्लियोफाइल जो बेस नहीं हो सकते, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ऑलवेज अटैक द इलेक्ट्रोफाइल और हमारी बेसिस ऑलवेज अटैक द हाइड्रोजन। ये दोनों के अंदर डिफरेंस होता है, राइट।
तो वी गेट अ मिक्सचर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एंड एलिमिनेशन प्रोडक्ट। बेटे इसकी बेस पे देखते हुए कि हम कोई भी रिएक्शन करवाएंगे ना तो वहां पे हमें परसेंटेजेस मिलती हैं, राइट। दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियसली चलते हैं। मजीद बेटे यहां पे देखिएगा, सब्स्टिट्यूशन में हमारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है, बेटे यहाँ अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। बहुत आसान आइडिया है बेटे, ये लो टेम्परेचर पे होता है, ये हाई टेम्परेचर पे होता है। बेटे यहाँ हमें सॉल्वेंट ज्यादा पॉलर रिक्वायर्ड होता है, जैसे एक्वस KOH आपको पता है मोर पॉलर सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर KOH डालोगे ज्यादा पॉलर है, वाटर इज मोर पॉलर। लेकिन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल इज अ लेस पॉलर सॉल्वेंट। तो बेटे अगर लेस पॉलर सॉल्वेंट होगा तो वह एलिमिनेशन फेवर कर देगा। बेटे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर्ड करते हैं बेटे हमारे सब्स्टिट्यूशन, जबकि बेटे स्ट्रॉन्ग बेसिस जो होंगी दैट फेवर्स द एलिमिनेशन रिएक्शन, राइट। उसके बाद बेटे ये मेरे पास आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, दीज आर कॉल्ड एज द स्ट्रॉन्ग बेसिस। और बेटे देखिएगा प्राइमरी अल्काइल हाइड प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन SN2 ओवर एलिमिनेशन, यानी कि हमारे जो प्राइमरी अल्काइल हाइड होते हैं वो क्या फेवर कर रहे होते हैं बेटे, वो बेसिकली SN2 रिएक्शन देते हैं, क्योंकि ज्यादा बल्कि नहीं होते। जितना बल्कि होगा बेटे उतना ज्यादा हमारे पास वो एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। देखो टर्शरी फेवर करते हैं E1 ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि टर्शरी आपको पता है कि जब बल्कि हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल का कार्बन को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वो हाइड्रोजन को अटैक करके और हाइड्रोजन निकाल देता है। नाउ बेटे यहां पर आप देखिए कि मैंने आपके सामने की आपके पास टर्शियल अल्काइल हाइड, अगर आपने 50 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर दिया तो एलिमिनेशन, अगर आपने 10 दिया तो बेटे सब्स्टिट्यूशन। यानी आप देख रहे हैं कि टेंपरेचर की बेसिस के ऊपर ना आपके पास 50 पे आपके पास मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन होगा और माइनर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, लेकिन 10 डिग्री पे सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी और एलिमिनेशन कम होगी। बेटे आप ये देखेंगे आपके पास अल्काइल हाइड, आपने ये दोनों बेसिस यूज की, बल्कि बेस हमेशा एलिमिनेशन देगी और लेस बल्कि बेस हमारे पास क्या देगा, सब्स्टिट्यूशन। जो लेस बल्कि ग्रुप होगा वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट कर रहा होगा, राइट। टर्शियरी ब्यूटाइल 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 ब्रोमाइड, बेटे अगर आपने एक्वस की यूज किया तो हमारे पास टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आएगा, अगर आपने अल्कोहलिक यूज किया तो हमारे पास एल्कीन आएगा। दोनों प्रोडक्ट आएंगे, बट मेजर कौन होगा, अगर आपने एक्वस की यूज किया तो बेटे यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेजर होगा लेकिन एलिमिनेशन माइनर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अल्कोहलिक की स्ट्रॉन्ग बेस यूज की है तो बेटे हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्कीन एलिमिनेशन मेजर हो जाएगा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। अब बेटे यहाँ एक बात याद रखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कि एक्वस KOH आपको दो डिफरेंट प्रोडक्ट देते हैं। बेटे पोटेशियम साइनाइड की बात की जाए, ये चाहे एक्वस मीडियम में हो चाहे अल्कोहलिक मीडियम में, इट ऑलवेज गिव्स अस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। ये हमेशा हमें सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। क्यों? बिकॉज के दोनों सॉल्वेंट्स के अंदर साइनाइड एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ये बेस के तौर पे एक्ट नहीं करता। ठीक हो गया, ये बात आप लोगों को याद रखना बहुत जरूरी है। जबकि बेटे अल्कोहलिक KOH के अंदर एथोक्साइड क्या होती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस होती है, इसलिए ये एलिमिनेशन करवा देती है। साइनाइड में ऐसा नहीं होता, साइनाइड बेटे अल्कोहलिक मीडियम के अंदर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। नाउ बेटे नेक्स्ट वन, ये बेटे पास पेपर के एमसीक्यू, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड 2024 का क्वेश्चन है। बेटे आपने करेक्ट स्टेटमेंट जज करनी है। स्ट्रॉन्ग बेसिस कॉजेस सब्स्टिट्यूशन, गलत। रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन एलिमिनेशन इज सिमिलर टू सब्स्टिट्यूशन, यस बेटे। E1 और SN1 के अंदर क्या होता है भाई, आपको पता है कि उसने एलिमिनेट करना होता है, यस दिस इज द राइट आंसर। सब्स्टिट्यूशन फेवर मोर देन एलिमिनेशन बाय डिक्रीजिंग सॉल्वेंट पोलैरिटी, नो, बल्कि एलिमिनेशन फेवर्ड ओवर सब्स्टिट्यूशन। और बेटे यहां पे क्या, डिक्रीज इन टेंपरेचर विल फेवर एलिमिनेशन, रॉन्ग, इंक्रीज इन टेंपरेचर। ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप ऑन सबस्ट्रेट फेवर, बेटे जितना बल्कि ग्रुप होगा आपको पता है वो क्या देगा, एलिमिनेशन रिएक्शन देगा। Now बेटे when bromopropane react with sodium ethoxide, बेटे ethoxide is a strong base, the major product is propene, right? ओके बेटे ग्रिग्नार रिएजेंट, बेटे ग्रिग्नार रिएजेंट वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, ये इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। सबसे पहले ऑर्गेनिक मेटालिक कंपाउंड कौन से मैंने आपके सामने यहां लगा दिए बेटे, हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। मिथाइल कोबालामीन हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम विटामिन B12 कहते हैं। डाइमिथाइल जिंक हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सॉरी ऑर्गेनोमेटालिक। टेट्रा इथाइल लेड हमारा क्या है, एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहते हैं कि जब आपका कार्बन डायरेक्टली किसी मेटल के साथ, बेटे मैं M लिख देता हूं, मेटल से बॉन्ड बनाता है तो ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाता है। ओके बेटे इसका जनरल फॉर्मूला आपके सामने नजर आ गया। और बेटे कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि कार्बन और मैग्नीशियम के दरमियान इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस कम है।
लेकिन मैग्नीशियम और हैलोजन के दरमियान आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए कभी आपने ग्रिग्नार रीजन में देखा होगा कि एक सी और मेटल, कार्बन और मेटल का बॉन्ड ब्रेक होता है, लेकिन मैग्नीशियम हैलो का बॉन्ड ब्रेक नहीं होता। उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ द आयोनिक कैरेक्टर, कि वो आयोनिक बॉन्ड होता है, आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। उसके बाद बेटे रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार रीजन ड्यू टू न्यूक्लियोफिलिक कार्बन। बेटे न्यूक्लियोफिलिक कार्बन की वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव होता है हमारा जो है ना ग्रिग्नार एजेंट, और इसी वजह से हमारा ग्रिग्नार रिएजेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। हमारा ग्रिग्नार एजेंट किसके तौर पे एक्ट करेगा? न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। बेटे ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्टिविटी, बेटे आप देखिए जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप बड़ा होता रहता है रिएक्टिविटी कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? बेटे जितना अल्काइल ग्रुप बड़ा होगा हमारे ग्रिग्नार एजेंट की न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होना शुरू हो जाती है, राइट? क्योंकि आपको पता है बड़े अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं, और ये जब बल्की हो जाते हैं तो बल्कियर न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक नहीं कर सकता। छोटा न्यूक्लियोफाइल होगा वो तेजी से अटैक करेगा, राइट? बेटे स्टेबिलिटी देखो, रिएक्टिविटी डायरेक्टली स्टेबिलिटी ऑफ हैलाइड आयन। बेटे आयोडाइड आयन हो गया, आपके पास ब्रोमाइड आयन हो गया, ये क्लोराइड आयन हो गया। हमने लिखा है कि मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, देखो यहां मैंने अल्काइल सेम कर दिए, हेलो ग्रुप चेंज किए, तो हमारा आयोडाइड आयन वुड बी, अगर ये ग्रिग्नार एजेंट के साथ हो वो ग्रिग्नार एजेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों? बिकॉज कि हमारा आयोडाइड आयन इज मोर स्टेबल। भाई क्यों? आपको पता है ये साइज में बड़ा है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो बेटे अगर ये अच्छा क्या नाम है लिविंग ग्रुप भी है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी है, तो बिकॉज ऑफ पोलराइजिबिलिटी, साइज बड़ा होने की वजह से ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल और अच्छा क्या है लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से हमारा ग्रिग्नार एजेंट जब इसकी मौजूदगी में होता है तो वो तेजी से क्या कर सकते हैं बेटे? रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन इनके साथ जो है वो तेजी से रिएक्ट नहीं करता। दूसरी बात बेटे आपको पता है मैग्नीशियम आयोडाइड का बॉन्ड वीकर होगा, तेजी से रिएक्ट हो जाएगा। यहां पे क्या होगा? स्ट्रॉन्गर होगा तो वो तेजी से रिएक्ट नहीं होगा, राइट? तो जितना छोटा ग्रुप होगा वो ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर जो है ना वो इंड्यूस करेगा, वो कम क्रिएट करेगा। नाउ बेटे दिस इज ग्रिग्नार एजेंट की रिएक्शन। बेटे ग्रिग्नार जो है हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक मैंने लिखा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। बेटे ग्रिग्नार एजेंट की ये हमने सारी बातें पहले भी पढ़ी हुई है, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, मोटी मोटी बातें। बेटे आप याद रखिएगा वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन होते हैं और उसके वो हमारे कहलाते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। बेटे जिनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं ना, ये स्पीशीज है वाटर, अल्कोहल और अमाइन। और बेटे यहाँ पे जो आपके पास ये जो आपके पास अल्काइन लिखे ना, ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। अल्काइंस, वाटर, आपके पास NH2 और अल्कोहल, इन सब के पास एसिडिक हाइड्रोजन है, दे ऑलवेज गिव एल्केन। बेटे यहां पर भी आपके पास क्या आएगा? एल्केन इज द प्रोडक्ट आएगा, राइट? एल्केन प्रोडक्ट आएगा। बेटे सैचुरेटेड अल्काइल यानी सिर्फ RX ले लो, डबल बॉन्ड नहीं, तो हमारे पास एल्केन प्रोडक्ट आते हैं। अनसैचुरेटेड लोग बेटे, अनसैचुरेटेड से मुराद ये कि आप लोगों ने ये विनाइल हैलाइड ले रही है ना, तो हेलो ग्रुप चला जाएगा तो बेटे आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा? एल्कीन। और बेटे लोअर हेलोजिनेटेड ईथर जो होते हैं, लोअर हेलोजिनेटेड ईथर से मुराद ये है कि आपके पास CH3O और ये CH2 और ये हेलो ग्रुप लगा है, ये हेलो ग्रुप चला जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएंगे? हायर ईथर्स आ जाएंगे। हायर ईथर्स कैसे आएंगे? आपको पता है X जाएगा तो यहाँ पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज जाएगी, हमारे ग्रिग्नार्ड का जो नेगेटिव कार्बन है वो यहाँ पे लग जाएगा और चेन बड़ी हो जाएगी। नाउ बेटे ये तो वो सारे के सारे रिएक्शन है जिसमें हमारा ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्काइल ग्रुप इनके हेलो से या इनके नेगेटिव स्पीशीज से रिप्लेस होता था। इन सब में हमारा क्या किया कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड एजेंट का पार्शियल नेगेटिव पार्ट है और वहां पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट था ना कंपाउंड का, उससे क्या हो गया? डिस्प्लेस किया उसने इसको। एडिशन, यस बेटे आपको याद है हमने पढ़ा था एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड और कीटोन हमने पढ़ा था। एसिड एल्डिहाइड, एल्डिहाइड हमेशा ग्रिग्नार एजेंट से मिले तो प्राइमरी अल्कोहल। बेटे इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड अगर ग्रिग्नार एजेंट से मिल रहा है तो सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन अगर मिल रहे हैं तो टर्शरी अल्कोहल। बेटे ये बात आपको याद है, हमने डिटेल लेक्चर में किया, हमने मैकेनिज्म नहीं करना। बेटे अगर आपके पास एस्टर और फॉर्मिक एसिड यानी आपके पास अगर ये फॉर्मेट है, अल्काइल फॉर्मेट है, अल्काइल फॉर्मेट, ये हमेशा हमें क्या देते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। और एस्टर्स ऑफ अदर एसिड, मिसाल के तौर पे आपने ले लिया अल्काइल, ये देखो ये आपके पास आ गया अल्काइल मिथाइल फॉर्मेट था, ये अल्काइल एसीटेट्स हैं, ये अल्काइल एल्कानुएट आप कह सकते हैं इनको ना। ये बेटे हमारे पास क्या देंगे? इट विल ऑलवेज गिव्स अस टर्शियरी अल्कोहल, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बेटे एसिड क्लोराइड हमें कीटोन्स देते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड हमें एल्डिहाइड्स देते हैं और अल्काइल साइनाइड हमें क्या देते हैं? ये भी कीटोन देते हैं। बेटे याद रखना एसिड क्लोराइड एंड अल्काइल साइनाइड बोथ गिव्स अस कीटोन्स, लेकिन हाइड्रोजन साइनाइड हमें एल्डिहाइड देता है, जिसके मैकेनिज्म से पता चलता है। और बेटे CO2 हमें क्या देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड देती है, राइट? नाउ बेटे
अब आपने बताना पड़ता है प्राइमरी फंक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, भाई क्या इसका होता है, ये बेटे किसके तौर पे करता है, टू एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल एंड एड्स टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स। बेटे बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, हम पीछे पढ़ लिए, ये बात आपने मेरे से सुन ली है। Now, बेटे Grignard region methyl magnesium halide react with the methyl halide. The product is बेटे आपके पास मिथाइल मैग्नीशियम हैलाइड जो है ना वो किससे रिएक्ट कर रहा है, मिथाइल हैलाइड से। तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे पास सैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड अल्काइल हैलाइड और Grignard region से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, हमारे पास एल्केन बनेगा। बेटे इसके अंदर एक कार्बन है, इसके अंदर भी एक कार्बन है, बेटे कितने कार्बन हो गए, दो, दो कार्बन वाला आपके पास क्या आ जाएगा, एल्केन आ जाएगा, राइट। ओके बेटे, ये कुछ समरी जल्दी से हेलो एल्केन्स। बेटे हमने पढ़ा था ओनली अल्काइल हाइड जो ना हमारे हेलो एल्केन में अल्काइल हाइड जो हमारे अल्काइल हाइड बेसिकली कहलाते हैं, ये सिंथेटिक कंपाउंड होते हैं, ऑयली नेचर होते हैं, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, और बेटे बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द साइज ऑफ हेलोजन। बेटे इसी तरीके से देखो ये इनके पास इनका स्ट्रक्चर आ गया, इनमें हाइब्रिडाइजेशन ही होती है, ये टेट्राहेड्रल होते हैं, 109 एंगल होते हैं, और कार्बन और हेलो ग्रुप sp3 और pz ओवरलैप होता है। कोई नई बात नहीं, पीछे आपने सारा पढ़ लिया मेरे से। और ये बेटे इसकी प्रेपरेशन आपके सामने लगी है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते थे, एल्केन से प्रिपेयर करते थे, हेलोजिनेशन होती है। बेटे एल्कीन के अंदर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करवाते हैं, ये भी हमारे पास हमने रिएक्शन पढ़ा है। बेटे ROH PCl3 से मिलते हैं तब भी ये बनता है, अल्कोहल PCl5 से मिलेगा ये बनेगा। बेटे ये लुकस रिएजेंट आप यूज करके बना सकते हो। और बेटे आपको पता है अल्कोहल के साथ हम अपने थायनाइल क्लोराइड को मिलाते हैं तो ये बनता है। आपको पता है बेटे एल्केन, एल्कीन और अल्कोहल में बेस्ट मेथड अल्कोहल है आपकी क्या बनाने का, अल्काइल हाइड। और अल्कोहल में से बेस्ट कौन सा था जिसमें हमने क्या यूज किया था, थायनाइल क्लोराइड यूज किया था। नाउ बेटे ये आपके सामने बेटे रिएक्शन की समरी, अगर CX बॉन्ड बेटे आपका केमिकल रिएक्शन ना CX बॉन्ड है, CX बॉन्ड ब्रेक हुआ तो बेटे हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है, एलिमिनेशन होती है, और बेटे रिडक्शन रिएक्शन होता है, और हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन होता है, सोडियम बोरोहाइड टेट्रा लेड सोडियम के साथ ना हमारे पास ये सारे के सारे वो रिएक्शन है जहां पे CX के बॉन्ड के ऊपर जो है ना वो रिएक्शन हो रहे होंगे। जबकि बेटे अब ये बेटे वो फैक्टर है जिसमें इलिमिनेशन जो है ना ओवर सब्स्टिट्यूशन, इलिमिनेशन बेटे जितना क्राउडिंग सबस्ट्रेट होगा इलिमिनेशन, जितनी स्ट्रॉन्ग बेस होगी इलिमिनेशन, हाई टेम्परेचर होगा इलिमिनेशन, नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा इलिमिनेशन। बेटे यहां एक पॉइंट याद रखिएगा, आपकी बुक में है कि अगर अल्काइल हाइड और NH3 ले लिया जाए, और बेटे NH3 अगर आप लोगों ने एक्सेस कर दिया है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा। अगर बेटे अल्काइल हाइड लेस है, ये कम है, तो बेटे अगर ये लिमिटेड है, अमोनिया ज्यादा, तो बेटे हमारे पास प्रोडक्ट आते हैं प्राइमरी अमाइंस। ये बेटे प्राइमरी अमाइन हम इनको कहते हैं, ये प्रोडक्ट मेजर होता है। लेकिन बेटे अगर यूं कर दिया जाए कि RX और प्लस अमोनिया ले लिया जाए और बेटे इसको एक्सेस कर दिया जाए, तो जब आप इसको एक्सेस करते हो तो अमोनिया लिमिटेड हो जाते हैं, तो बेटे हमारे पास क्या आते हैं, मिक्सचर ऑफ अमाइंस आते हैं। बेटे उसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी आता है। बेटे ये भी हमने लेक्चर के अंदर डिटेल मैकेनिज्म पढ़ा था, अब हम मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। नाउ बेटे ये आपके सामने वही समरी जो मैंने पीछे आपको बताई थी, ये दोबारा समरी वही आ गई है कि आपके पास क्या 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 होता है और कैसे होगा, ये सारा आपने पहले भी देखा है। नाउ बेटे दिस इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड, दिस इज ऑल अबाउट वन शॉट ऑफ अल्काइल हैलाइड।